तो आज हमारे इस चैप्टर की सेकंड क्लास है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स की। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। खैर अगर नीट की बात करें या जे की बात करें तो हर एक चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से जैसे मैंने बताया कि 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। उसी में आई होप फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट जो लेसन है उसको ठीक से देख कर आए होगे, तुम पढ़ के आए होगे घर से, तो दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। और जो पहली बार देख रहा है वो पहले उस वीडियो को देख ले, फिर इस वीडियो पे आए। और जो इसको फुल फॉर्म में देखेगा टोटल, तो उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर एक स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच हमें ग्राफ देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, नीट में बहुत बार यहाँ से सवाल आ चुके हैं। ये ग्राफ कई बार तुम्हें क्लास में क्लास एग्जाम्स में बनाने को आ भी जाता है, क्लास 11th में। और लोगों को मुश्किल लगता है ग्राफ, पर एक बार तुम यहाँ समझ लोगे तुम्हारे लिए ग्राफ सबसे आसान हो जाएगा। तो इस ग्राफ को यहाँ देखकर तुम्हें बहुत वैसा लग रहा होगा, बहुत सारा जंजाल टाइप। तो इस जंजाल को थोड़ा मिटाने के लिए इस ग्राफ को शुरुआत से बनाते हैं, तो तुम्हें हर चीज़ समझ में आ जाएगी। और तुम्हें एक चीज़ और समझ में आएगी कि क्यों मैंने पिछली बार कहा था कि हुक्स लॉ जो है वो एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है। मतलब स्ट्रेस इज इक्वल्स टू स्ट्रेन, मतलब जो भी ये बात हमने कही थी कि स्ट्रेस जो है इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लगा दें प्रोपोर्शनलिटी को हटा के। स्ट्रेस होता है लेकिन कुछ लिमिट तक ही होता है। एक लिमिट होती है जब ये चीज़ काम नहीं करती, जब ये चीज़ काम नहीं करती। ठीक है, आई होप स्ट्रेस और स्ट्रेन में कोई आपको दिक्कत नहीं है। चलो, तो सबसे पहले ग्राफ तैयार करते हैं। ड्राइंग को लेके माफ़ किया जाए, ये शक्ल का बुम बुम वाली डायरी मंगवाई है मैंने। ठीक है, इस तरफ स्ट्रेन है। स्ट्रेन का मतलब मैं फिर भी बनाते एक बार तुम्हें बता दूं कि जब हम किसी भी चीज़ पर मैं मेटल्स के लिए बना रहा हूँ ये ग्राफ। ठीक है, हाँ, कि जब हम किसी भी मेटल पे जोर लगाते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं एक्सटर्नल, तो वो कोशिश करता है अपनी उसी फॉर्म में वापस आने की। जैसे रबड़ बैंड को तुम खींचते हो, स्प्रिंग को तुम खींचते हो या उसको दबाते हो, तो वो कोशिश करता है अपनी रियल शेप में वापस आने के लिए। एक लिमिट तक कोशिश करता है, लेकिन एक लिमिट के बाद जब फोर्स इतनी ज़्यादा हो जाती है तो वो अपने आप को रिस्टोर नहीं कर सकता, फिर उसकी शेप परमानेंट चेंज हो जाती है, या तो टूट जाएगा या परमानेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इनका ग्राफ देखते हैं शुरुआती, तो दोनों ही, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इस तरफ बढ़ रहा है, तो ग्राफ कैसे बनता है जब दोनों चीज़ें इक्वल रेट से बढ़ रही हों? नॉर्मल इस तरह से ग्राफ बनता है। यहाँ तक ए पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। ठीक है, फोर्स लगा रहे हो, स्ट्रेस बढ़ रहा है और चेंज इन शेप भी हो रहा है, स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। यहाँ तक ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो रहा है, एक लिमिट आ चुकी है। अब तुमने रबर बैंड को इतना खींच दिया है कि अब अगर तुमने और इसके ऊपर फोर्स लगाया तो जो स्ट्रेस है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है, क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स है। अब वो उसकी लिमिट हो चुकी है, अब लिमिट हो गई है। मतलब आप मान लो एक रबर बैंड है, आपने उसको खींचते खींचते इतना बड़ा कर दिया, अब उसकी लिमिट है, बस वो उतनी। अगर आप उसे और ज़्यादा करोगे वो ढीला हो जाएगा। इलास्टिक ढीली हो जाती है, तुम्हें पता है ना, रबर ढीली हो जाती है। तो ये लिमिट है कि अब स्ट्रेस जो है, रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो कम होने लगा है, लेकिन डिफॉर्मिटी बढ़ रही है। तो इस एक से लेके बी एक पॉइंट आता है यहाँ तक, जो ये पॉइंट है, ये कि जहाँ पर आकर जो हमारा मेटल है वो दम तोड़ रहा है, जो हमारा मटेरियल है वो दम तोड़ रहा है कि बस भाई अब मैं और ज़्यादा रिस्टोर नहीं कर सकता। अब भाई स्ट्रेस तो बढ़ नहीं रहा लेकिन स्ट्रेन बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं भाई इलास्टिसिटी की लिमिट। क्या बोलते हैं? लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर हो गई बात? उसके बाद जब आप स्ट्रेस फोर्स बढ़ाते चले जाओगे तो क्या होगा? अब वो इस लिमिट, एक डी पॉइंट आएगा, आगे जाके आएगा डी पॉइंट आएगा। इस बी से लेके डी पॉइंट में तुमने क्या देखा कि स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा, क्योंकि अब रिस्टोरिंग फोर्स नहीं बचा, बस स्ट्रेन बढ़ता ही जा रहा है। मतलब चेंज इन शेप होता ही चला जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? डिफॉर्मेशन। मतलब जो उसकी शेप है मेटल की, अब वो बुरी तरह से बिगड़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब वो रिस्टोर नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अभी भी एक लिमिट है, थोड़ी बहुत जान बची है, तो उसको बोलेंगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन।
क्योंकि प्लास्टिक भी घूम- हाँ, क्योंकि अभी इलास्टिसिटी तो यहीं तक जाकर खत्म हो गई, बी पॉइंट तक ही। जब वो चेंज ए तक तो मैक्सिमम इलास्टिसिटी थी, ए और बी के बीच में थोड़ी बची, बी के बाद तो इलास्टिसिटी खत्म, अब तो रिस्टोरिंग फोर्स बचा नहीं। अब जब कोई अपने आप को रिस्टोर ना कर सके तो उसे हम प्लास्टिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। हमने दोबारा पहले अपनी शेप में ना आ सके। पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है। तो ये हो गया प्लास्टिक डिफॉर्मिटी। हम्म, अब तक अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो यस बोल दो, कमेंट कर दो और लाइक कर दो, अगर अब तक समझ में आ रहा है तो। मज़ा आ गया। अब एक अंतिम पॉइंट जब आएगा कि आपने तो फोर्स लगाना बंद किया ही नहीं, क्या? फोर्स लगाना बंद नहीं किया। हाँ, और याद रखना ये जो डी है ना, यही लिमिट है बस। अब ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी होना शुरू हो गया है, और जो डी है ये भाई टेंसाइल लिमिट है। क्या है? टेंसाइल लिमिट। बस भैया, अब इससे ज़्यादा करोगे तो वो चीज़ ही टूट जाएगी। हाँ, जिस मटेरियल पे तुम फोर्स लगाए जा रहे हो, जिसने अपनी इलास्टिसिटी खो दी, अब वो प्लास्टिसिटी भी खो चुका है, अब उसकी लिमिट हो गई टेंसिलिटी की, कि मतलब इससे ज़्यादा नहीं खिंच सकता। अब वो क्या होगा? टूट जाएगा। टूट ही जाएगा, बिल्कुल टूट ही जाएगा। और जब तुम ना मानो और डी से उसको अगले एक पॉइंट ई तक ले आओ, तो तुम क्या देखोगे कि अब भैया स्ट्रेन भी होना, स्ट्रेन ही स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेस कुछ भी नहीं बता है, और टेंसाइल लिमिट पूरी हो चुकी है, तो खत्म हो गया। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्चर पॉइंट। कि भैया अब तो ये टूट ही जाएगा। बस अब इस लिमिट पे आ गया है कि यहाँ पे वो भैया मटेरियल डी से डी तक मतलब कुछ ना कुछ रिस्टोरिंग फोर्स था। नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आके तो सिर्फ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गई। अब तो मतलब प्लास्टिक कैरेक्टर में चला गया, वो अपने आप को रिस्टोर तो कर ही नहीं सकता। प्लास्टिक का मतलब क्या है? जो रिस्टोर ही ना कर सके, तो रिस्टोरिंग पावर बची कहाँ, है ना? लेकिन यहाँ पर क्या है? डिफॉर्मेशन हो रही है, बुरी तरह से मुड़ रहा है। हाँ, ठीक है, और ये लिमिट है बस की टेंसिलिटी की। लेकिन और अगर तुमने इससे भी ज़्यादा आगे ले गए, हाँ, तो अब तो क्या है? ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, अब फ्रैक्चर पॉइंट आ गया, अब तो वो टूट ही जाएगा, बस बात खत्म। मतलब यहाँ तक अगर तुम ले आए तो इसका मतलब टूट गया वो, इसका मतलब टूट गया। लिमिट तो हो गई थी ना, टेंसिलिटी की लिमिट यहाँ क्रॉस हो गई थी। तो डी से अगर तुम उसे ई पे ले आए, मतलब अब भी खींचते रहे, तो वो टूट जाएगा, वो फ्रैक्चर पॉइंट हो गया। बस समझ में आ गई? पूरा ग्राफ समझ में आ गया? हाँ, मज़ा आया समझ के? बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इसका एक शॉर्ट बना के डाल दूंगा अगर चाहोगे तो। खैर, हमारे लेक्चर्स पे इतने व्यूज़ नहीं आते, हमारे बाकी सब तरह की वीडियोस पे, काउंसलिंग पे, सजेशंस पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेन चीज़ है प्रिपरेशन, उस पर बहुत व्यूज़ कम आते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट प्रिपरेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑफ डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू नाउ। सो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार मैं तुम्हें रिमाइंड करा देता हूँ। जब हमने हुक्स लॉ पढ़ा था, दिस इज हुक्स लॉ, एक साइंटिस्ट आए थे हुक्स, उन्होंने बोला था एक लिमिट तक, जैसे मैंने अभी हमने देखा ना, लिमिट भी क्रॉस हो जाती है जी, इलास्टिसिटी की एक लिमिट है। अब एक बात बताओ, हुक लॉ सिर्फ यहीं तक तो काम कर रहा था कि स्ट्रेस भी बढ़ रहा था और स्ट्रेन, दोनों और बराबर। लेकिन ए के बाद ये क्या हुआ? ये पूरे के पूरे लॉ की ऐसी की हो गई तैसी। अब तो सिर्फ स्ट्रेस मतलब स्ट्रेन बढ़ रहा है, पर स्ट्रेस तो बढ़ ही नहीं रहा, कोई जान ही नहीं बची, और एंड में टूट भी गया। तो मतलब एक जब भी मैंने तुम्हें उस बार बताया था कि ये सिर्फ एक लिमिट के लिए ही हुक्स लॉ एप्लीकेबल है, स्मॉल टाइम के लिए एप्लीकेबल है, स्मॉल डिफॉर्मिटीज़ के लिए है, लेकिन बड़ी क्वांटिटी, बड़ी इन सब चीज़ों के लिए काम नहीं करता। तो इसके बाद ही हमें ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ना पड़ता है। क्या है? स्ट्रेस जो है भाई, वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट आया, यही कांस्टेंट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना? और यही हमारा यंग्स मॉड्यूलस भी है। तो इसे ही हमें पढ़ना है। अब इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा? के यहीं पर छोड़ दो, स्ट्रेस ये रहा, तो अपॉन में क्या हो गया? स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। ये मेरा फॉर्मूला बन गया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का। इसी के बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने इसके ऊपर अच्छा खासा बढ़िया काम किया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। क्यों? अब तुम बोलोगे भाई हर दूसरी चीज़ को इंपॉर्टेंट बता रहे हो भैया, क्योंकि भाई सच में इतनी बार पेपर बन चुका है नीट का एनसीईआरटी से कि अब क्या छोड़े और क्या पढ़े वाला तो बात ही खत्म हो चुकी है। अब वो कहीं से भी दे सकते हैं, लेकिन इतना तो प्रॉमिस है कम से कम कि एनसीईआरटी से ही आ रहा है। और एक्चुअली फिजिक्स तो तुम आंख बंद करके एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो, ठीक है? देखो, 1-2 क्वेश्चंस की तो कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी अगर कोई 42-43 क्वेश्चंस की गारंटी ले सकती है बुक, तो वो सिर्फ एनसीईआरटी है।
अच्छे से कर जाओ। सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चों को फिजिक्स में ही होती है, जबकि फिजिक्स सच में ईजी है अगर आराम से बेसिक तरीके से पढ़ा जाए और बिना डरे, है ना। इसे भूत मान लेते हो, पहले तो डर पहले लगना शुरू हो जाता है। ये कोई भूत नहीं है। मुझे तो लगता है बायोलॉजी इज मस्ट मतलब मोर टफ देन ऑफ दिस। ये इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी समझने से ज़्यादा तो मुझे लगता है कि अगर तुम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वगैरह पढ़ते हो तो ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। आई थिंक सो। मुश्किल है, इससे बहुत काफ़ी मुश्किल है वो, है ना, जिस तरह के उसके अंदर नाम है। चलो वो तो कम हो गया अब। तो यंग मॉडुलस क्या है, इसको हम वाई से डिनोट करते हैं। किससे? वाई से डिनोट करते हैं भाई। वही है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। अब टेंसाइल स्ट्रेस ले सकते हो, नीचे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, लेकिन नॉर्मल अभी इसको याद कर लो। टेंसिलिटी का मतलब क्या होता है, जब चीज़ों को खींचा जाए, ठीक है। कई बार लेकिन हम चीज़ों को कंप्रेस भी करते हैं, तो कंप्रेसिव फॉर्मूला है। कंप्रेस मतलब दबाते भी तो हैं। एक स्प्रिंग को मैं खींचता हूँ तो मैं स्प्रिंग को दबा भी तो देता हूँ, तब भी तो मैं एक्सटर्नल प्रेशर से उसकी शेप चेंज कर रखी है। और दबाने पे भी यही सीन है कि स्प्रिंग अपने नेचुरल फॉर्म में आना चाहती है। चलो, तो क्या हो गया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन याद रखोगे तो टेंसाइल अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। चलो मैंने ये वाई के से अलग है, डिफरेंट है। हाँ, यंग मॉडुलस ये है, यंग्स का जो मॉडुलस है उसको वाई से डिनोट करते हैं। हाँ। फॉर्मूला वही है, आया वहीं से है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, आया वहीं से है, नाम वाई से डिनोट करते हैं। यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल यूनिट है, ठीक है। हम टेंसाइल जो स्ट्रेस है, ठीक है, या कभी कभी कंप्रेसिव भी आ सकता है। मैंने कहा ना डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, हम दबा रहे हैं क्या खींच रहे हैं, ठीक है। बट हो तो लेंथ में ही चेंज रहा है, या तो लेंथ बढ़ेगी या लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के ये दोनों के दोनों पार्ट हैं, ठीक है। पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, तो अभी तो तुम्हें दिक्कत होगी नहीं। तो इसको हम इससे डिनोट करते हैं। क्या है ये टेंसाइल स्ट्रेस है। इसे क्या बोलते हैं साइन को? पता नहीं, सोचो। चलो मुझे इसका जवाब देना कमेंट सेक्शन में, क्या बोलते हैं इस साइन को। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को हम इससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन, ठीक है। अब इसका तो मुझे बताना, बहुत बार देखा है, कमेंट में बताना, तुम मुझे अगली बार बताना। तो अब जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस है क्या एक्चुअली, फोर्स पर यूनिट एरिया। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन में एक्चुअल लेंथ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो मेरा वाई का फॉर्मूला क्या बन गया, सीधा सीधा इसको मैं लिखूँ तो जो नीचे है वो ऊपर, हाँ, तो ये हो गया F मल्टीप्लाई L अपॉन में A मल्टीप्लाई डेल्टा L। ये फॉर्मूला आ गया। या तो तुम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद कर लो, या ये याद रखो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में एक्चुअल लेंथ। और तुम आराम से इसे निकाल सकते हो, या तुम इसे ऐसे याद भी रख सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और इस फॉर्मूले से तुम्हें एक बात तो समझ में आ गई होगी कि यंग मॉडुलस की वैल्यू अगर ज़्यादा है, मान लो ये वाई बहुत ज़्यादा निकल कर आया है, तो फोर्स भी बहुत ज़्यादा है इसका मतलब। तो इसका मतलब अगर किसी भी मेटल का या किसी भी मटेरियल का यंग मॉडुलस अगर बहुत ज़्यादा है, ये बात मैंने यहाँ लिख भी रखी है, तुम स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। यंग मॉडुलस अगर ज़्यादा है तो याद रखना कि उसके अंदर, अभी देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ है। इसका मतलब छोटा सा चेंज भी लाना है, डेल्टा एल स्मॉल चेंज, अगर छोटा सा चेंज भी लाना है ना किसी मटेरियल में जिसका यंग मॉडुलस बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा ही फोर्स लगानी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे, और यंग मॉडुलस में ज़्यादा अगर किसी का यंग मॉडुलस बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा ही फोर्स लगानी पड़ेगी उसमें छोटा सा चेंज लाने के लिए भी। ठीक है, ये बस समझाने की कोशिश कर रहा था मैं तुम्हें, बाद में क्वेश्चंस में काम आएगा। अब मान लो कि मेरे को यंग मॉडुलस निकालना है किसी वायर मटेरियल, वायर का, ठीक है। कोई वायर है, जैसे लोहे का वायर है या स्टील का वायर है, जो समझ लो पुल वगैरह में लगते हैं, देखे ना तुमने सिग्नेचर ब्रिज जो दिल्ली में पुल वगैरह में जो लगते हैं, तो वहाँ से, तो वही स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, चेंज इन लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ, ये होता है स्ट्रेन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो फोर्स है, अगर किसी वायर पर जो फोर्स लग रही है, नीचे की तरफ मैं खींच रहा हूँ इसको, या फोर्स जो लग रही है कौन सी लगेगी, mg लगती है, ठीक है। तो फोर्स क्या होगी, mg। और एरिया क्या होता है, तो एरिया बाई क्रॉस सेक्शन क्या है, सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल ही होगा। तो mg अपॉन पाई आर स्क्वायर, और लेंथ मतलब एक्चुअल लेंथ अपॉन में चेंज इन लेंथ, तो डेल्टा एल बाई एल। फॉर्मूला बनाओगे तो क्या होगा, नीचे वाले ऊपर, ठीक है। तो ये बन गया mg मल्टीप्लाई एल
और पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई डेल्टा एल, हाँ। फॉर्मूला बन के आ गया। अगर वायर वाला क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। हम्म, समझ में आ गया। हाँ। तो ये अब डायरेक्ट तुम्हें ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत तो है नहीं, मुझे तो लगता नहीं है तुम याद करो एम जी एल अपन में पाई आर स्क्वायर। पर लेकिन हमें फोर्स मतलब अगर गिवन है तो डायरेक्ट पुट करके आंसर तो कुछ ना कुछ तो गिवन हो गई है भाई, हाँ। है ना। जी की वैल्यू नहीं होगी तो मास तो गिवन हो गई कम से कम, नहीं तो फाइंड आउट कैसे करोगे। और अगर नहीं दी होंगी दोनों चीजें और इन सब से निकालने की कोशिश करोगे तो ये मैथ्स का क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। पर नीट के अंदर तुम्हें वैल्यूज गिवन होंगी। हर केस में mg फोर्स लगेगा। हाँ, वायर वाले केस में तो ऐसे ही लगेगा ना, नीचे की तरफ लगेगा, और कौन सा फोर्स लग सकता है बताओ, है ना। या तो सीधा तुम्हें फोर्स की वैल्यू दे रखी होगी, कोई कंप्रेसिव हो गया कि भाई वायर को दबा रहे हैं, पर ऐसा केस कभी होता नहीं है, वायर को हमेशा लटकाते ही है। वायर को दबाने वाला केस तो मुझे लगता है भाई जेई में एडवांस के एग्जाम में कोई दे सकता है, पर नीट के एग्जाम में तो आंख बंद करके बता रहा हूँ, मतलब कभी भी नहीं हो सकता है ऐसा, कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने टॉपिक कम बताए हैं, लेकिन जो मैंने ग्राफ समझाया है और जो ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में मतलब यंग मॉड्यूलस समझाया है ना, और उसका जो फॉर्मूला बताया है और डिफरेंट सिनेरियोज में किस तरह से एक फॉर्मूला तैयार किया जाता है वो बताया है। अगर इतनी चीज़ तुम्हारे समझ में आ गई ना, और इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल आ गया, तुम्हारा न्यूमेरिकल छूट नहीं सकता इलास्टिसिटी का 100% नहीं छूटेगा। न्यूमेरिकल भी करेंगे हम, बने रहो। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, जो करना है कर डालो, लाइक वाइक कर दो। तो अगली बार जब हम आएंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी थ्योरी की लास्ट क्लास होगी, और उसके बाद हमारा न्यूमेरिकल का एक स्पेशल सेशन होगा, तो उसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स प्लस कुछ बैक जो क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी के वो सॉल्व करेंगे, जो कि मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारे इतने क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होने के बाद, तुम्हारे क्वेश्चंस होने के बाद, इस चैप्टर में मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे क्वेश्चंस नहीं लगेंगे या तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। तो फिजिक्स में तुम्हारे 4 नंबर पक्के हैं नीट में, और 2 क्वेश्चन पक्के हैं तुम्हारे एग्जाम में इस चैप्टर से। चलो ठीक है बच्चों, इस क्लास को यहीं एंड करते हैं।